जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान का मालिक था सुरेश। सुरेश बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके वहां जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ गई वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता रहा। कई बार तो उसकी जलेबियां खत्म हो जाती, लेकिन ग्राहक आते ही रहते। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। एक दो कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबी बनाएंगे और मैं बस पैसे इकट्ठे करूँगा। अब सुरेश सिर्फ गल्ले पर ही बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिले। आधा किलो जलेबी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इतनी सी, ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तो तोल रहा हूँ, पूरी है, ले जाओ। इस तरह सुरेश ज्यादा पैसे कमाकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे और पकौड़े बेचने भी शुरू कर दिए। एक लड़की पिंकी उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी खुशबू लेती थी। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी नहीं खरीद पाती, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहाँ से, क्या करने आती हो यहाँ पर? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं, जाओ भागो। एक दिन पिंकी की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। बेटा, ये 10 रुपए हैं, ये ले और जाकर जलेबियाँ खा ले। पिंकी खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज तो वह जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो। लाओ दो और जाओ यहाँ से। पर पहले जलेबी दो। ये तो जो रोज तुम यहाँ जलेबी की खुशबू लेती थी, ये उसके पैसे हैं। अगर जलेबी खानी है तो और पैसे लेकर आओ। ये सुनकर पिंकी उदास हो गई। पास ही खड़े एक पुलिस वाले ने ये सारी बात सुन ली। तुम इतनी छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? साहब, आपको पता नहीं, यह तो रोज जलेबी की खुशबू लेती थी यहाँ पर। ओह, तो ठीक है, मुझे भी तो जलेबी की खुशबू आ रही है, मुझे भी इसके पैसे देने होंगे, मैं भी पैसे देता हूँ। पुलिस वाले ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए सुरेश को उसकी हवा करते हुए बोला, मिल गए तुम्हें 10 रुपए। अरे साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं। जलेबी की खुशबू के बदले पैसों की हवा, हुआ ना हिसाब बराबर। सुरेश यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया। सीख, लालची व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता। मुर्गी के अंडे की सब्जी। प्रबल नाम का एक किसान था। उसका खेत पूरी तरह बेकार हो चुका था। लाख मेहनत करने के बाद भी खेत से कुछ फायदा ना मिला। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या करूं, खेत में तो कुछ उगता ही नहीं। प्रबल चिंतित रहने लगा और उसने खेत पर जाना भी बंद कर दिया। कई दिन बीते। वह इतना चिंतित हुआ कि बीमार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये आपको क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे? बेटा माधव, तुम ही कोई काम तलाश करो। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। माधव अब दिन रात काम ढूंढता। कभी कभी खेती पर भी जाता था, पर कोई फायदा न मिलता। एक दिन माधव अंडे लेने दुकान पहुंचा। भाई, ये अंडे मुझे दे दो। कैसे दिए? 10 का एक है। इतना महंगा? माधव के पास पैसे नहीं थे। तब दुकानदार बोला, ये कुछ टूटे हुए अंडे हैं, अगर तुम लेना चाहो तो आधे दाम में दे दूंगा। माधव खुश हुआ और दुकानदार से अंडे लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ ने अंडे की सब्जी बनाई। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, अरे भाई, कोई है क्या? कहिए, कौन है? हम यात्री हैं, हमें बहुत दूर जाना है। क्या यहाँ पर कोई खाने की जगह मिलेगी? हमें बहुत भूख लगी है। नहीं भाई, यहाँ कोई ढाबा या खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। माधव ने उस यात्री को अंडे की सब्जी खिलाई। यह सब्जी किसने बनाई? यह मेरी माँ ने बनाई है।
यह तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अंडों से इतनी अच्छी सब्जी भी बनती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा बहुत बड़ा ढाबा है, मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी नहीं खाई। तुम मेरे साथ चलो और मेरे ढाबे पर चलकर मेरे साथ काम करो। हाँ हाँ, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और इस तरह माधव उस व्यक्ति के साथ चला गया और मेहनत से काम करने लगा। देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी ना रही। जादुई केला। एक फल बेचने वाला था जिसका नाम ध्यानचंद था। उसने अपने बागीचे में बहुत से फल लगा रखे थे। रोज सुबह ध्यानचंद पके फल तोड़ता और बाजार जाकर बेच देता। ध्यानचंद की एक बहुत अच्छी आदत थी। रोज रास्ते में उसे जो भी गरीब मिलता उसे वह एक केला जरूर देता। अरे वाह, ये ध्यानचंद तो बड़ा अच्छा आदमी लगता है। एक रोज की तरह ध्यानचंद पके हुए फल तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक तोता जमीन में गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको रुको, मैं मदद करता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बीज बोना चाहता हूँ। ये बीज बोने से सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। लाओ, मैं लगा देता हूँ। ध्यानचंद ने तोते की बात पर विश्वास तो नहीं किया, पर वो बीज बो दिया और हर रोज उसमें पानी डालने लगा। तोता रोज बीज देखने आता। काफी दिन बीत गए। एक दिन बीज में से एक पेड़ बाहर निकला और कुछ ही दिनों बाद उस पर सुंदर सुंदर सोने के केले लगने लगे। अब तो तोता भी उसी पेड़ पर आकर रहने लगा। ध्यानचंद ने जब सोने के केले देखे तो उसे लालच आ गया और उसने तोते से कहा, तुमने बिल्कुल सच कहा था, यह तो सच में सोने के केले देने वाला पेड़ निकला। तुम्हारे पिताजी ठीक कहते थे। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ही इसकी देखभाल की। तुम हर रोज एक सोने का केला लेकर जा सकते हो। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। अब ध्यानचंद को तोता हर रोज एक सोने का केला देता और ध्यानचंद उसे बेचकर खूब पैसा कमाता। मगर ध्यानचंद को एक एक केला पाकर संतुष्टि नहीं थी। वह तो सभी केले पा लेना चाहता था। अगर यह तोता मर जाए तो पेड़ मेरा हो जाएगा और फिर सारे सोने के केले मेरे होंगे। इस तोते को रास्ते से हटाना ही होगा। ध्यानचंद ने एक दिन मौका पाकर केलों पर जहर लगा दिया। अब देखता हूँ ये केले मुझे कैसे नहीं मिलते। तोता दूर ही से यह सब देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सारे केले चाहिए। लालची इंसान हो तुम। मैं तो तुम्हें एक भला आदमी समझकर तुम्हारे बागीचे में ये केले का पेड़ लगाना चाहता था, मगर शायद तुम जानते नहीं, अगर मैं इस पेड़ पर नहीं रहूंगा तो ये दोबारा कभी सोने के केले नहीं देगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तोते के जाते ही वह पूरा केले का पेड़ सूख गया और उस पर से सारे केले झड़ गए और ध्यानचंद अपने लालच की वजह से हाथ मलता रह गया। कंजूस कुमार। कुमार नाम का एक सेठ था। सेठ अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन सेठ की पत्नी बोली, आपकी कंजूसी की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। कितने दिन हुए एक अच्छा फल तक नहीं खाया। इतना पैसा भला किस काम का कि जो चाहो वो खा भी ना पाओ। अरे अरे बस करो, कितने ताने मारोगी। आज ही लेता आऊंगा, अब चलता हूँ। सेठ काम के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसे एक सेब बेचने वाला मिला। अरे भाई, ये सेब कैसे दिए? सेठ जी 100 रुपए किलो हैं। अरे क्या पागल हो गए हो? 100 रुपए किलो? सेठ हूँ इसलिए लूटना चाहते हो? नहीं सेठ जी, यह भाव तो सबके लिए है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सब समझ रहा हूँ। 50 रुपए किलो देने हैं तो बोलो, नहीं तो मैं चला। सेठ जी माफ कीजिए, मेरा सेब महंगा है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा जाओ, मैं किसी और से ले लूंगा। सेठ आगे चला जाता है।
लूट मची है, पैसे क्या पेड़ों पर लगते हैं। तभी सेठ को एक और सेब वाला दिखा। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे सेब, सिर्फ 50 रुपए किलो। 50 रुपए? अरे भाई ठीक ठीक लगाओ, ये दाम तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूँ, बोलो दोगे? अरे सेठ जी नहीं, इस दाम में तो मुझे भी नहीं मिले हैं। मेरा खुद का बाग थोड़ी है, अगर होता तो शायद तुम्हें दे देता। अरे जाओ जाओ, मैं किसी और से ले लूंगा। आगे जाकर सेठ की नजर एक सेब से लदे पेड़ पर गई। सेठ झटपट पेड़ पर चढ़ गया। अरे वाह, जब मुफ्त के सेब मिल गए तो खरीदने क्यों? और बिना सोचे समझे सेठ पेड़ से लगातार सेब तोड़ता रहा। तभी पास में बच्चे गुलेल से सेब पर निशाना लगा रहे थे और एक बच्चे की गुलेल से निशाना सीधा सेठ की आंख पर लगा और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंख भी फूट गई और कमर भी टूट गई। हाय 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 हाय, क्या हो गया? तभी आसपास खड़े लोगों ने सेठ को उठाया और उसके घर लेकर गए। अरे अरे, यह क्या? इतनी चोट कैसे लगी आपको? हे भगवान, मैंने तो केवल आपसे कुछ फल मंगाए थे। कंजूसी की भी हद होती है। अपने हाथ पैर तुड़वा लिए, इतने महंगे तो कोई फल भी ना होंगे। तुम ठीक कहती हो, आज से मैं इतनी कंजूसी नहीं करूंगा। चूहे से शादी। मोहन और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। उनकी शादी को कई साल बीत गए, लेकिन उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे परेशान और उदास रहते थे। सुनो जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़े संत आए हैं। सुना है वे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए ना, हम भी उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। मोहन और उसकी पत्नी संत के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत ने उन्हें एक चूहिया दी और कहा, ये लो, आज से ये चूहिया तुम्हारी संतान है। जब तुम दिल से इसे संतान मान लोगे, ये इंसान रूप में तुम्हें मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मोहन ने उसे गोद में बिठाया, वह एक छोटी बच्ची बन गई। संत को प्रणाम कर वे अपने घर लौट आए और अपनी बच्ची का नाम रखा आशा। कई साल बीत गए, आशा भी बड़ी हो गई थी। मोहन और उसकी पत्नी अपनी बेटी को खूब प्यार देते। वे भूल चुके थे कि वह एक चूहिया है। एक दिन मोहन की पत्नी ने कहा, अब आशा जवान हो गई है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। अब दिन रात आशा के लिए रिश्ते आने लगे। मोहन ने अपनी बेटी से कहा, देखो आशा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये देखो लड़के की तस्वीर, ये शहर में डॉक्टर है। क्या ये तुम्हें पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे तो डॉक्टर के नाम से ही चिढ़ है। तो इसे देखो, ये तस्वीर एक अध्यापक की है। ये बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। क्या ये तुम्हें पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे अध्यापक से शादी नहीं करनी। हमेशा सवाल करते हैं। तो बेटा ये लो, और भी कई लड़के हैं। तुम जिसे पसंद करोगी, हम उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। पिताजी, मुझे चूहे अच्छे लगते हैं। आप मेरी शादी एक चूहे से कर दीजिए। यह सुनकर मदन ने कहा, समझ गया बेटी, तुम ठीक कहती हो। हमें सुख देने के लिए तुम इंसान बनी रही, अब तुम असली रूप में आ जाओ। मैं तुम्हारी शादी एक चूहे से करूंगा। और इस तरह मोहन ने अपनी बेटी की शादी एक चूहे से कर दी और खुशी खुशी रहने लगे। Please subscribe.